गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल पोर्शन फिर करेंगे, जिससे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं आपको उसको क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादातर इजी साबित होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 दिन अकाउंटिंग इक्वेशन का किया था। आज फिर से एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन और करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, नंबर फर्स्ट है राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। कमेंस मतलब स्टार्ट करना। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो जब बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आ जाएगा। जब बिजनेस में कैश हो गया तो अब किसने लगाया, राकेश ने। तो राकेश क्या, ओनर। तो जब ओनर अपना कुछ भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ओनर जब अपना कुछ भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में उनको एक नाम दिया जाता है, कैपिटल। क्या नाम देंगे, कैपिटल। तो मतलब है कि बिजनेस में जितना पैसा ओनर लगाते हैं उतने रुपए का ही एक कैपिटल नाम का भी अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मतलब है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस टाइम पे जो भी अमाउंट आपने लगाया है वो एक साइड रहेगा और दूसरी साइड में उसके नाम से क्या बन जाएगा, एक कैपिटल नाम का। कैपिटल इज जस्ट लाइक अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल एक लायबिलिटी तरीके से होती है, इसलिए उसको एक दूसरी साइड में दिखाते हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अगर कैश लाया है तो एसेट साइड में दिखाएंगे और उसके बदले में जो बिजनेस ने उसको कैपिटल नाम दिया है वो उसको कैपिटल के साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मूला बना लेते हैं। पर्टिकुलर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जैसे जैसे एसेट आते जाएंगे हम यहाँ पे सेपरेटली उसके नाम लिखते जाएंगे। पहले ट्रांजैक्शन था राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। हमें इसमें 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, कम से कम 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो जब हम राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, राकेश ने कैश लगाया है। जब कोई ओनर कैश लगाता है तो उसके साथ साथ उसका कैपिटल अकाउंट भी आता है, उसके नाम से कैपिटल भी आएगी। इसलिए क्या है, कैश और कैपिटल। तो यहाँ पे जब बिजनेस में कैश लगाया जाएगा तो उतना कैश आएगा और उतने ही नाम का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो मतलब क्या है, कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी आ रहा है, तो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एक एसेट इधर लिख लेंगे कैश। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश लिख सकते हैं। ठीक है, विथ कैश। ओके, कितना रुपए है, 1,50,000। तो देखिए अभी तक बिजनेस में हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था। मान लो मैंने 1,50,000 रुपये लगाया तो अब हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, देखो ये बिजनेस है और ये मैं खड़ा हूँ। मैं गया, मैंने सोचा कि अब मुझे बिजनेस लगाना है, तो यहाँ पर मेरा एरिया है, मैंने उसमें 1,50,000 रुपये लगा दिए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब इसके पास 1,50,000 रुपये कैश आ गई। तो इसके पास 1,50,000 रुपये कैश आ गया। ओके, इसके साथ साथ अब देखिए जब 1,50,000 रुपये कैश आ गया उसके पास, तो अब वो क्या करेगा, उसके बदले में वो मुझे एक नाम देगा, मेरे उस पैसे को एक नाम देगा। ठीक है, उसके पास तो कैश है, तो वो कैश आया कहाँ से है, उसको क्या नाम रखें, वो क्या बोलेगा, कैपिटल। क्या देगा नाम, कैपिटल के नाम से। तो उतना रुपए ही कैपिटल में भी लिखा जाएगा। तो आपका उतना रुपए ही कैपिटल में भी लिखा जाएगा, 1,50,000 प्लस लायबिलिटी कुछ नहीं तो उसको मिल छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। हमने फर्नीचर खरीदा है 20,000 का। हमने फर्नीचर खरीदा है 20,000 का और कैश के बदले में। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, ये 1 साइडेड वाला है। क्या, देखिए फर्नीचर खरीदा है कैश से, मतलब कि
कोई एक दुकान है, हम गए उसके पास, हमने उससे फर्नीचर ले लिया और उसको बदले में उसको कैश दे दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फर्नीचर आ गया तो कैश हमारे यहाँ से चला गया। तो देखो फर्नीचर भी क्या होती है, एसेट होती है, तो इसका मतलब क्या है, एक एसेट आ रही है और एक एसेट जा रही है, मतलब इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक एसेट में इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट में डिक्रीज हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही एसेट में ट्रांजैक्शन है, तो दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर उसको डायरेक्शन लिखेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हाँ याद रखिएगा, अगर गुड्स परचेज की जाएंगे तो उसको स्टॉक में लिखेंगे, अगर कोई एसेट परचेज की जाएगी तो उसको एसेट के नाम से लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा है, हमने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, तो अब हम यहाँ पर फर्नीचर खरीदेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे। अब जब फर्नीचर खरीदा तो कैश हमारा क्या होगा, कम होगा, कितने का है, 20,000 का, तो 20,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे। ओके, अब एक नई एसेट आ गई फर्नीचर के नाम की, तो एक कॉलम और बना देंगे फर्नीचर, और यहाँ पर प्लस कर देंगे 20,000 का, यहाँ पहले वो नील रहेगा, ठीक है, ऊपर वो पहले नील रहेगा। नील लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। जीरो में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाती है कि अगर आपने जीरो लिखा, बाई चांस किसी ने वहाँ पे 1 या 2 लिख दिया, ठीक है, इसलिए जीरो में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए नील लगा देते हैं या फिर उसको डैश करके छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर कोई उसका अमाउंट कुछ भी लिख ना सके, ठीक है। कैपिटल और ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आपका नील रहेगा। बस ये याद रखना, आपको जब भी बनाना है अकाउंट को, तो सभी के आइटम को सामने सामने होनी चाहिए, जिसका कॉलम जो है उसके सामने होनी चाहिए, लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देते हैं, कर दीजिए टोटल इसको। 1,50,000 में 20 गया तो 1,30,000 ये हो जाएगा, प्लस ओके, तो 20,000 का एक हो जाएगा, इधर का भी कर लेते हैं, 1,50,000 रहेगा और इधर नहीं रहेगा। देखिए एसेट साइड में 1,30,000 और 1,50,000, 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000, तो मतलब है कि याद रखिएगा ये हमेशा टोटल आपका बराबर ही रहेगा। इसको आपने जो टोटल किया है, देखिए जब भी आप टोटल करेंगे, देखिए हर इक्वेशन के बाद आप उसका टोटल करते जाएं, इसको लिख देंगे न्यू इक्वेशन, चाहे तो आप टोटल करते जाएं और चाहे तो टोटल ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, न्यू इक्वेशन लिख देंगे। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, हमने बोला था कि अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, स्टॉक के नाम से, उसको क्या लिखेंगे, स्टॉक के नाम से, तो गुड्स हमने खरीदे स्टॉक के नाम से, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट मतलब क्या है, क्रेडिट में, उधार में खरीदे हैं, जब उधार में खरीदेंगे तो क्या आएगा उधार पे, क्रेडिटर, जब गुड्स उधार खरीदते हैं तो क्या आएगा, क्रेडिटर। तो अब आपका देखिए 2 अकाउंट मिल गए, एक तो स्टॉक हो गया और एक आपका क्रेडिटर। महेश का नाम क्या है, क्रेडिटर है, तो अब आप क्या है उसका क्रेडिटर के नाम से लिखेंगे उसको। थर्ड पॉइंट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट में देंगे 25,000 25,000। देखिए जब उधार में खरीदेंगे तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको मिल लिख देंगे, फर्नीचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक आ जाएगा आपके पास, तो नई एसेट का नाम आ जाएगा यहाँ पे स्टॉक, ठीक है। पहले बार ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं था, बिल रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो बिल रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो बिल रहेगा। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 25,000 का। जब आपने गुड्स खरीदा है, अगर कैश से खरीदते तो कैश से माइनस कर देते, और जब उधार खरीदता है तो उतने ही रुपए के आपके पास क्रेडिटर हो जाएंगे, उतने रुपए की लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। जैसे मान लो किसी दुकान में तो उधार में खरीद के लाए तो क्या है, आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो उतने रुपए से हम क्या करेंगे, कैपिटल में कोई चीज होगा नहीं जिसको उसको लिख देंगे, इसमें चेंज हो जाएगा, तो क्रेडिटर आपका जहाँ लायबिलिटी था अब यहाँ पे आपका क्रेडिटर नाम आ जाएगा, हो जाएगा क्रेडिटर, अब वो हो जाएंगे आपके 25,000 से, ठीक है, वो हो जाएगा आपके 25,000 से। ओके क्लियर। इसके बाद आप इसका फिर से टोटल कर देंगे, मतलब ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद आप उसका टोटल करते जाइए। इसको फिर बोलेंगे, फिर न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 1,30,000 का कैश है आपके पास, फर्नीचर 20,000 का है, स्टॉक 25,000 का है, कैपिटल आपका 1,50,000 का ही है, और क्रेडिट आपका 25,000।
ठीक, इसके बाद आपका फिर एक नया ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर कैश रुपीज 14,000, मतलब कि 10,000 के स्टॉक को 14,000 में सोल्ड किया है। ठीक है, 10,000 के स्टॉक को 14,000 में सोल्ड किया है। यहाँ पर प्रूफ पॉइंट लिखेंगे, सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10,000 और बेचा की सेल प्राइस कितनी है 14,000। ओके, हमने गुड्स बेचा है। ठीक है, जब गुड्स बेचेंगे तो हमारा गुड्स क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। अपने अब पता आपको, जैसे मैंने मान लो कि ये सामान मान लो कि मैंने यहाँ से ये चीज़ बेच दिया, ठीक है, मतलब क्या ये मेरे यहाँ से कम हो जाएगा। तो जब भी आप सोल्ड करते हैं तो आपका स्टॉक डिक्रीज होता है। तो आपने कितना स्टॉक सोल्ड किया 10,000 का, तो 10,000 स्टॉक से कम कर देंगे तो स्टॉक से 10,000 माइनस कर देंगे। ओके, इसके बाद 10,000 के स्टॉक को आपने कितने में बेचा है 14,000 के कैश में, तो आपको बदले में क्या मिला 14,000 का कैश मिला है। जब 14,000 का कैश मिला है तो कैश कर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 14,000 का कैश प्लस कर देंगे। ठीक है, फर्नीचर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इसको बिल रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब आगे आपकी बात आती है कि अब आगे इधर पे आएंगे। अब देखिए, जब आपने 10,000 के स्टॉक को 14,000 में फोल्ड किया है तो 4,000 रुपये को आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में प्लस कर देते हैं और अगर लॉस होगा तो उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4,000 को प्लस कर देंगे और क्रेडिटर में आपका मिल रहेगा। क्लियर? इसके बाद आप इसको फिर से टोटल कर देंगे, फिर से टोटल करेंगे तो 1,44,000 प्लस 20,000, इसमें से करेंगे तो इसका जाएगा 15,000, स्टॉक कम हो जाएगा क्योंकि इसको करेंगे तो 154,000 प्लस 25,000। ठीक है, तो आपका फिर भी आपका टोटल आपका लास्ट में वही रहेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं पॉइंट में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसने फिर से कैपिटल लगाई है, उसने फिर से कैपिटल लगाई है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आप कैपिटल लगाएंगे तो आपका कैश पे और कैपिटल पे दोनों पे ही इंक्रीज होगा। अगर विथड्रॉ करेंगे तो आपका कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगी। ठीक है, तो आपने लगाया है तो फिर से वही प्लस चीज हो जाएगी, लिखेंगे एडिशनल कैपिटल। कितनी लगाई एडिशनल कैपिटल 20,000 की, तो कैश अपना आ जाएगा 20,000, फर्नीचर पे कुछ भी नहीं होगा, स्टॉक पे कुछ भी नहीं होगा, कैपिटल पे 20,000 प्लस हो जाएंगे और क्रेडिटर पे मिल रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसको फिर टोटल कर लेंगे हम एक बार, 164,000 कैश रहेगा प्लस 20,000 का फर्नीचर है आपका प्लस 15,000 का स्टॉक है इक्वल टू 174,000 और प्लस 25,000। ओके, यहाँ तक भी आपका अमाउंट है। इसके बाद आपका फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है। मान लो मैंने आपको पहले बोल चुका था कि अगर आपको मान लो पहले से पैसा कोई दे दे तो वो आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। मान लो कि आप कोई काम करते हैं, आपको कोई पहले से पैसा दे जाए कि आपको ये काम मेरा करना है, तो आपके पास क्या आ गया, उसका पैसा आ गया, वो आपकी क्या आपकी लायबिलिटीज है। तो याद रखिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब कि अगर आपको कोई पैसा पहले से मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज होती है। ठीक है, अब आपको पैसा मिला है तो आपके पास कैश आया होगा, ये तो ऑब्वियसली है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जब आपको एडवांस में पैसा मिला है तो आपके पास कैश आया होगा, तो आपके पास कितना मिला है 2,000 रुपये मिला है, तो 2,000 रुपये कैश में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मिल रहेगा। ठीक है, स्टॉक भी आपका मिल रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका कैपिटल। अब देखिए जब आपको एडवांस में मिल गया है पैसा तो वो आपका कैपिटल का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको नील छोड़ देंगे। लायबिलिटी में क्या था, क्रेडिटर था, वो क्रेडिटर भी नहीं है तो उसको भी नील छोड़ देंगे। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया पहले से, मतलब एडवांस में पैसा मिल गया आपको, तो वो खुद ही एक लायबिलिटी होती है, उसका खुद का एक कॉलम बनता है। तो अभी बोलता है उसका कॉलम बना देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जहाँ पे आप क्रेडिटर लिखा था उसके बगल में देंगे
रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब रिसीव्ड इन एडवांस, इसके बाद इस समय बिल रहेगा, बिल रहेगा नील 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 नील। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000 रुपीज का, ओके। ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपको कोई भी अमाउंट, कोई भी इनकम पहले से मिल गई है तो वो आपका एडवांस रिसीव हुआ है और वो आपकी लायबिलिटीज होती है, ओके। इसके बाद फिर आप इनका टोटल कर लेंगे एक बार। इक्वेशन बन जाएगी आपकी, तो 166,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 174,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000, ठीक है। आपका ये बन जाएगा। अब क्या है, अभी क्वेश्चन अभी और बड़ा है, तो हम ये अमाउंट हम लोग ये ऊपर का रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसके नीचे ही चलते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी कॉपी होगी तो आप इसके नीचे ही उसको सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या है, थोड़ा सा ये पेज थोड़ा ये डाउन है, इसको हम क्या करेंगे, इसी का अमाउंट हम यहाँ से लिख करके फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी जैसे कॉपी है, आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग आपको उसको नीचे नीचे लिखते जाना है। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन आई थी लास्ट में, ये इक्वेशन आई थी। कैश था 1,66,000 का, प्लस फर्नीचर था आपका 20,000 का, 20 था या 25 था, फर्नीचर था आपका 20,000, ठीक है। स्टॉक आपका 15,000 था, ओके। कैपिटल आपकी थी 174, क्रेडिटर आपका था 25, ये था आपका 2,000, ओके। चलिए इसके बाद अब आपका ट्रांजैक्शन नया क्या है, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 नंबर, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट कितना दिया गया उसको, 22,500, 22,500। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और अगर उसमें ये लिख दिया गया हो कि फुल सेटलमेंट, अगर फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका मतलब है कि अब उसके बाद उसको दोबारा कोई भी पैसा पे नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो मैं तुम्हारा 10,000 रुपये उधार लिया हूँ और मैं कह दूँ कि मैं तुम्हें 9,000 रुपये पे कर रहा हूँ फुल सेटलमेंट, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें 9,000 दे रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं दूंगा। और अगर क्वेश्चन में खाली ये लिखा है कि मैं तुम्हारा 10,000 रुपये उधार लिया हूँ बट मैं तुम्हें अभी केवल 9,000 रुपये पे कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ ऑलरेडी इतना लिखा है, तो मतलब है कि 9,000 पे किए जाएंगे और जो 1,000 का बचेगा वो बाद में पे किया जाएगा, ठीक है। बट अगर फुल सेटलमेंट लिखा है तो फुल सेटलमेंट के बाद फिर दोबारा कोई पेमेंट नहीं होता है, उतना ही पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ फुल सेटलमेंट में जब भी लिखा हो फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब है कि अब उसके बाद उस पर्सन को पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 22,500 दिया गया महेश को, महेश से हमने उधार खरीदा था, याद हो आपको, महेश से उधार खरीदा 25,000 रुपये का, क्रेडिटर आया 25,000। तो अब क्या बोला गया है कि महेश को पेमेंट किया गया 22,500 रुपये फुल सेटलमेंट में। ये मान के चले हैं कि वो 22,500 देगा खाली, मैं 22,500 दूंगा और महेश का 25,000 खत्म मान लिया जाएगा। आपका 10,000 रुपये उधार लिया हूँ, मैं आपको 9,000 दूंगा और आपका 10,000 रुपये पेमेंट मान लूँगा। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो देखिए क्या है कि 22,500 मैंने पेमेंट किया है तो मेरे यहाँ से कम होगा 22,500 रुपये, यहाँ से कम हो जाएगा, ओके। इसके बाद है फर्नीचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्नीचर 20,000 का 20,000 ही रहेगा, स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अब देखिए 22,500 मैंने पे किया है, अगर ओनली लिखा होता कि 22,500 पे किया गया है तब तो क्रेडिटर जो यहाँ पे है, जो क्रेडिटर है यहाँ पे 25,000 का, यहाँ पे केवल 22,500 माइनस करते हैं। जब फुल सेटलमेंट लिख दिया है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ही माइनस कर देंगे, जितना उसका पैसा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 25,000,
मान लो क्रेडिटर था, अब मैं उसको पैसा दूंगा तो क्या होगा, क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, क्रेडिटर जीरो जाएगा, इसे क्रेडिटर को जीरो कर देंगे, रिसीव्ड एडवांस 2000 का ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताइए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ कितना 22,500 और मैं उधार कितना लिया था 25,000 रुपये का, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, बताइए कितने का हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, बताइए जल्दी। क्रेडिटर जिसको मुझे 25,000 देने थे, बट मैं 22,500 में उसका काम चला दे रहा हूँ और ख़त्म कर दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो 2,500 का डिफरेंस है वो 2,500 मुझे इनकम हो रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। भाई अगर मैं किसी को 25,000 डाल लिया हूँ और उसका क्या करूँ 22,500 में उसको क्लियर कर दूँ, मतलब क्या 2,500 मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट को क्या करते हैं कैपिटल में प्लस, तो 2,500 रुपये इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक, ओके, ये चीज़ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी फुल सेटलमेंट लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया है, अब उसका कोई अमाउंट रिमेन नहीं रह जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि 22,500 हम कैश कम कर देंगे और उसका पूरा का पूरा अमाउंट खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे उसको, ठीक है। इसके बाद इसको न्यू इक्वेशन बनाएंगे, कम कीजिए, इसको कितना आएगा 143,500 प्लस 20,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा 176,500, ये आपका नील हो जाएगा, ये आपका 2,000 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 फॉर 18,000, मतलब है कि 15,000 की कॉस्ट का गुड्स, 15,000 की कॉस्ट का गुड्स कितने में बेचा गया है 18,000 रुपए में, ठीक है। 15,000 की कॉस्ट का गुड्स 18,000 में बेचा गया है, पहले तो ये ट्रांजैक्शन है, तो 15,000 का गुड्स बेचा गया है तो स्टॉक कम हो जाएगा 15,000 से, यहाँ पर लिख लेंगे सोल्ड गुड्स कॉस्ट 15,000 एट 18,000, ठीक है, पहले इतना लिख लेंगे। तो देखिए 15,000 का गुड्स बेचा है तो गुड्स से कम कर देंगे हम 15,000 को उससे कम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बेचा है 18,000 में, तो क्या हुआ 15,000 का माल 18,000 में बेच रहे तो 3,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कैपिटल में 3,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ओके, कैपिटल में 3,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। इसके बाद स्टॉक 15,000 का हो गया, अब 18,000 का आ गया। अब अगर हमने कैश में बेचा होगा 18,000 पूरा कैश में आएगा, अगर उधार में बेचा होगा तो उसको डेटर में लिखेंगे, ठीक है। अगर हम उधार में बेचते हैं तो डेटर लिखते हैं और नगद बेचते हैं तो कैश लिखते हैं। अब देखते हैं क्या है, आउट ऑफ 5,000 रिसीव्ड इन कैश, मतलब कि 15,000 की गुड्स को 18,000 में बेचा है, जिसमें से केवल 5,000 रुपये कैश में मिला है, तो 5,000 रुपये कैश मिला है तो कैश में 5,000 का प्लस कर देंगे, ओके, कैश 5,000 कैश प्लस हो गया। अभी कितना मिलना बाकी है 13,000, भाई 15,000 का गुड्स है 18,000 में बेच रहे हो, जिसमें से केवल 5,000 आपको कैश मिल रहा है, जब 5,000 कैश मिल जाएगा बाकी तो बचा हुआ 13,000 नहीं मिल रहा है, तो 13,000 पैसा नहीं मिलेगा तो उसको एक नई एसेट का नाम देंगे, उसको बोलेंगे डेटर्स। तो यहाँ पर नया कॉलम बन जाएगा डेटर्स का, नील नील नील, और यहाँ पर उसको लिख देंगे कितना अमाउंट आ जाएगा डेटर्स में 13,000, ओके, डेटर्स में आपका आ जाएगा 30,000 का। फर्नीचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको नील छोड़ देंगे, क्रेडिटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको नील छोड़ देंगे, ये आपको 2,000 का 2,000 ही देगा। तो देखो याद रखो, इस ट्रांजेक्शन के बाद फिर से बता देता हूँ, लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 फॉर 18,000, 15,000 के गुड्स को 18,000 में बेचा है तो गुड्स कम हो जाएगा 15,000 का, ओके, 18,000 में बेचा है जिसमें से 5,000 केवल कैश मिला है, तो 18,000 को बेचा है तो 18,000 में केवल 5,000 कैश में मिला है, तो 5,000 कैश में जाएगा। अब बाकी के 13,000 नहीं मिला है, भाई 18,000 में बेचा तो बाकी का 13,000 मिलेगा, तो वो 13,000 जो नहीं मिला है उसको दिखाएंगे डेटर्स में, तो 30,000 आपका आएगा डेटर्स में। फिर बाकी के जो बचा होगा, फिर बाकी के जो बचेगा देखिए याद रखिएगा 15,000 के, ठीक है, तो 15,000 के गुड्स को आपने 18,000 में बेच दिया है, तो मतलब कि आपके पास 18,000 आना चाहिए, पर 18,000 में केवल 5,000 ही आया है, तो 5,000 कैश में लिख दिया, और जो अमाउंट नहीं आया उसको आप डेटर में लिख देंगे, तो डेटर्स अकाउंट में, ओके।
अब 15,000 के गुड्स को जब 18,000 में बेच रहे हो तो आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको दिखाएंगे कैपिटल इंटरेस्ट। क्लियर? इसका लिस्ट फिर से निकाल लेंगे तो वन कितना हो जाएगा आपका 148,500 प्लस 20,000। अब इसको खत्म करेंगे तो ये आपका नील हो जाएगा, ग्रेटर आपका 13,000 का आ जाएगा, इक्वल का साइन इसको कर लेंगे तो 179,500 आ जाएगा, ये आपका नील रहेगा और ये आपका 2,000 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट है आपका क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, DEP, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट होता है, कमी होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो मतलब है कि अगर डेप्रिसिएशन है उसको एसेट से क्या करना है, कमी है ना, तो मतलब क्या है, माइनस करना है, तो एसेट से माइनस कर देंगे। ओके, ठीक है, जब एसेट से माइनस करेंगे और ये डेप्रिसिएशन क्या हमारे लिए एक प्रकार से लॉस है। क्या है, लॉस है। अगर मान लो हमारा मोबाइल है उसकी 2,000 की वैल्यू कम हो जाती है तो क्या हमारे लिए लॉस है, तो लॉस को क्या करते हैं कैपिटल में माइनस करेंगे, प्रॉफिट होता तो प्लस। तो याद रखिए डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, फर्नीचर पे है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो डेप्रिसिएशन निकालना 10%, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 20,000 रुपये की फर्नीचर की वैल्यू, याद हो आपको, फर्नीचर 20,000 का है। तो अब देखिए कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन, हम यहाँ पे निकाल देते हैं 20,000 का एसेट्स है, एसेट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 आपको हो जाएगा 2,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन आपका आ गया 2,000 रुपए। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा तो याद रखना डेप्रिसिएशन को कंसर्न एसेट से माइनस कर देते हैं और कैपिटल से भी माइनस कर देते हैं। तो कैश में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं, इसमें माइनस कर देंगे तो इसमें 2,000 रुपए कम हो जाएंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा तो नील है, तो आपका क्वालिटी, और ये आपका इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा तो ये भी आपका नील ही रहेगा। ठीक है, कैपिटल में आपका माइनस हो जाएगा, 2,000 रुपये कैपिटल में माइनस कर देंगे और ये सब आपके नील रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसका फिर से टोटल कर दीजिए। अब टोटल करेंगे, देखिए 148,500 माइनस कर देंगे तो 18,000 नील, 13,000 इसको करेंगे तो 177,500 नील और यहाँ पे 2,000। ओके, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। अब आप इनका अगर टोटल करेंगे, अगर आप इनका चेक करना चाहेंगे तो आप इनको चेक कर लीजिएगा, ये आपका क्लियर होगा कि जो भी एसेट्स का ये टोटल है, एसेट्स की ये सभी चीजें हैं, आप इन सब का टोटल कर लीजिए और इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल कर लीजिए। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये आपका टोटल इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट होते हैं तो आप हमसे बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है।